वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संसद में दो सदन आते हैं। दो सदन कौन से होंगे? एक राज्यसभा और दूसरा कौन सा होगा? लोकसभा। एक क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा और दूसरा लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकसभा होता है तो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं ये जनता द्वारा सीधे निर्वाचित करके जाते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? लोकसभा होगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा, विधानसभा। अपर हाउस, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। भारतीय संसद में दो हाउस होते हैं, कौन कौन सा? तो एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों ही। तो हमें इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो है ये कभी भी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लोकसभा का कोई सदस्य अगर बिना अनुमति के, बिना किसी सूचना के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता को समाप्त समझा जाएगा या फिर उस सीट को रिक्त माना जाएगा। तो ये कितने दिनों तक? तो ये कितने दिनों तक होता है? 6 माह, 9 माह, 2 माह या 3 माह। 6 माह, 9 माह, 2 माह या 3 माह। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लगातार 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाता है, अर्थात 2 माह। अर्थात क्या? 2 माह तक अगर वो अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 300, 500, 250 या फिर 275। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। अब इस 5 वर्ष के कार्यकाल को किस परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा इसे किस परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले, जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो ऐसा कब किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो उस परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है?
तो वर्तमान की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या जो है वो कितनी है? 250, 252, 238 या फिर 245। तो ये संख्या कितनी है? ये संख्या है 245। कितनी है ये संख्या? 245 है, जिनमें से अगर हम देखें तो 233 सदस्य जो होते हैं, 233 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी के प्रतिनिधि भी होते हैं। तो इसमें जैसे कि ये लोग संघ या राज्य क्षेत्र के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य जो होते हैं ये संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में कोरम अर्थात गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसमें कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग या फिर कुल सदस्यों का 1/4 भाग। तो लोकसभा में कोरम अर्थात गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो ये होती है कुल सदस्यों के 1/10 भाग की। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बताना है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा इसको, 15 सदस्य, 20 सदस्य, 2 सदस्य या फिर 12 सदस्य। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि ये जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से नामित किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन सब में इनका विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो, तो इस प्रकार के लोगों को क्या किया जाता है? नामित किया जाता है। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो ये कितने समय से? तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे होता है, यानी कि कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्रों का, राज्यों का, उपर्युक्त दोनों का, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो संघ शासित क्षेत्रों का, राज्यों का, उपर्युक्त दोनों का या उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों का होता है। संघ शासित प्रदेश में अगर कहे तो यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी जो होता है उसके प्रतिनिधित्व होता है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये सब जो भी संघ शासित प्रदेश है यहाँ के लिए प्रत्येक के लिए एक एक सीट राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 3 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो इसको हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये हो जाएगा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो ये किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है या फिर 4 वर्ष का होता है। तो ये चीज़ है कि लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा। तो राज्यसभा में संसद का निर्वाचन जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है, यानी कि लोकसभा में हमें बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, फिर उससे कम की तरफ हमें जाना है, तो उसका सही क्रम यहाँ पर हम बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही क्रम है ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है। इससे एक चीज़ और क्या सामने निकल कर के आता है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है वो कहाँ पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर विधानसभा के सभी सदस्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? क्या है? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? अर्थात संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है वहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये चीज़ें हमें बताना है। तो 8 सीट है, 10 है, 5 है या फिर 7 है? तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। कितनी है? 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये राज्यों की जनसंख्या पर, राज्य का क्षेत्रफल पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? बताना है क्या कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो ये लक्षद्वीप के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, दिल्ली के या फिर पांडुचेरी के। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। लोकसभा में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है ये सर्वाधिक है? बिहार की, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही सीटें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से किस राज्य में लोकसभा के सबसे कम सदस्य हैं? केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर हरियाणा में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? हरियाणा में। हरियाणा में लोकसभा में सबसे कम सीट है, यानी कि इन राज्यों में सबसे कम सीट जो है ये हरियाणा में है, यहाँ पर जो दिया गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, 34 सदस्य चुने जाते हैं, 16 सदस्य चुने जाते हैं या फिर 22 सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, 31 सदस्य। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये बताना है। 13 सीट है, 18 है,
9 है या फिर 11 है? कितनी सीटें हैं? तो ये जो सीटें हैं वो कितनी है? 11 है। लोकसभा की छत्तीसगढ़ में सीटें कितनी हैं? 11 सीट है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो राज्य नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसे समान प्रतिनिधित्व मिला है राज्यसभा में। तो यहाँ पर है बिहार एवं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल दोनों को कितनी सीटें मिली हैं। तो बिहार में भी 16 सीटें हैं राज्यसभा की और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं राज्यसभा की। इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं राज्यसभा की। इसके आगे हम लोग देखेंगे उड़ीसा में 10 सीटें हैं राज्यसभा की और राजस्थान में भी 10 सीटें हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये क्या हो रहा है कि समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है इन्हें। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है ये कितनी है? 52, 54, 40 या फिर 50। 52, 54, 40 या 50। तो बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है ये कितनी है? ये है 40। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? वो कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? दमन द्वीप व दादर नागर हवेली, इनमें से किसी को नहीं, दिल्ली व पांडुचेरी, लक्षद्वीप व चंडीगढ़। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले ही बता दिया है कि दिल्ली व पांडुचेरी ऐसे 2 संघ शासित क्षेत्र हैं जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भी है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में? कहाँ है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर बिहार में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे कि इसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीट है, 48 सीट है। वहीं अगर राज्यसभा की हम लोग बात करें तो ये 19 सीट है। कितनी है? 19 सीट है राज्यसभा में। अब इसी लगे हाथ हम लोग विधानसभा की भी बात कर लेते हैं कि विधानसभा में यहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में 288 सीट है। कितनी है? 288 सीट है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और विधानसभा में 288 सीटें हैं। निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? गुजरात तथा राजस्थान को, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 11 सीटें हैं और गुजरात में भी 11 सीटें हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का या फिर महाराष्ट्र का? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान किसका होगा? महाराष्ट्र का होगा। पहले स्थान पर यूपी है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र कितने सीटों के साथ में दूसरे स्थान पर है? तो ये 48 सीटों के साथ में दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर पहले स्थान की हम लोग बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ में पहले स्थान पर है। यूपी जो है ये 80 सीटों के साथ में पहले स्थान पर है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए 15 सदस्य, 16 सदस्य, 12 सदस्य या फिर 14 सदस्य, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं।
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद वो कौन से दो राज्य हैं जिनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे अधिक है? ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और राजस्थान है, बिहार और आंध्र प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। तो लोकसभा सीटों में पहले स्थान पर जो आता है ये आता है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो ये महाराष्ट्र आता है। और तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। तो लोकसभा में यूपी की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की कितनी? तो 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र 48 सीटों और पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ में क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? सबसे कम उम्र जो रखा गया है वो कितना है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 6 वर्ष। 30, 40, 35 या फिर 6 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? 30 वर्ष होगा। क्या होगा? 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? निम्नलिखित में से राज्यसभा के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? तो ये मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? पंजाब तथा असम। पंजाब तथा असम को एक समान सीटें प्राप्त हैं। पंजाब को भी राज्यसभा में 7 सीटें प्राप्त हैं और असम को भी 7 सीटें ही प्राप्त हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है कितने वर्ष का? ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। लेकिन ध्यान रहे, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी कि सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 18, 20, 14 या 16? 18, 20, 14 या फिर 16? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? 14। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है, कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। या फिर झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये 14 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, आजीवन, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य जो हैं ये चुने जाते हैं कितने समय के लिए? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल हम लोग देखे हैं कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। तो ये कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? तो ये चुने जाएंगे 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में भी और लोकसभा के प्रतिनिधित्व में भी सबसे आगे है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें जो है वो सर्वाधिक है। तो लोकसभा में इसमें 80 सीटें हैं और राज्यसभा में इसमें कितनी है? 31 सीटें हैं। यानी लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो राज्यसभा में हम लोग जानते हैं कि हर 2 वर्ष पर
क्या होता है, 1/3 सदस्य उसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कितने वर्षों के लिए, यानी कि हर 1/3 जो सदस्य है वो कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 4 वर्ष पर, 5 वर्ष पर, 2 वर्ष पर या फिर 3 वर्ष पर। तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कितने प्रतिनिधि भेजता है? तो ये 80 प्रतिनिधियों को भेजता है लोकसभा में, जो कि सर्वाधिक है। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, हाँ, नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो किस प्रकार कर सकता है। तो इसका जो जवाब होगा ये होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा जो है ये एक स्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति भी इसे भंग नहीं कर सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो यहाँ पर आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का, हाँ, नहीं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन एक बार में होता है। एक बार में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो हमारा सही जवाब होगा कि नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? स्थान किसके लिए आरक्षित किया गया है लोकसभा में? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए, इनमें से सभी के लिए। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो ये स्थान जो है ये अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित है, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी आरक्षित है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु ये प्रत्येक 3 वर्ष बाद उनके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उनके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, या प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसमें 1/3 सदस्यों की सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। यानी लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 प्रतिनिधियों को नामित किया जा सकता है। वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? बौद्ध धर्मावलंबी, पारसी, एंग्लो इंडियन या फिर ईसाई। तो ये होते हैं एंग्लो इंडियन। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति अर्थात कोरम संख्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/5 या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि जो हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या फिर उपर्युक्त में से सभी? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राज्यसभा में गणपूर्ति अर्थात कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति अर्थात कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 75, 100, 25 या फिर 50? राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 250 निर्धारित की गई है। तो इसका 1/10 अगर हम लोग करेंगे, इसका 1/10 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 25 होगा। कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये 7वां तथा 21वां संशोधन है, 11वां तथा 42वां संशोधन है, 6ठा तथा 22वां संशोधन है या फिर 13वां तथा 38वां संशोधन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 7वां तथा 21वां संविधान संशोधन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? मल्कागिरी है। यानी कि निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद, मल्कागिरी, उन्नाव, बंगलुरु, इनमें से कौन सा? तो ये हो जाएगा मल्कागिरी। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बताना है किस सदन का अध्यक्ष जो होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये कौन सा है? तो ये मुंबई दक्षिण है, लक्षद्वीप है, चांदनी चौक है, कोलकाता उत्तर है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव जो है ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में, 1956 में, 1947 में, 1948 में। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में हुआ था। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये 176 है, 194, 131, 152। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 131। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? यानी किसकी अध्यक्षता की जाती है जो उसके सदस्य नहीं होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा? तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो असदस्य द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये 10 लाख, कितना? 10 लाख, 15 लाख,
5 लाख या 7.5 लाख, तो लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख प्रतिनिधियों का नेतृत्व करती है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? उपसभापति। अगर सभापति नहीं होंगे तो कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? उपसभापति। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी लोकसभा में जो राज्यों की सीटों का आवंटन हुआ है ये 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ है, और ये कब तक सीटों की संख्या इतनी ही बनी रहेगी? 2021 तक, 2011 तक, 2031 तक या फिर 2026 तक? तो ये 2026 तक ऐसे ही बनी रहेगी। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो ये कौन करता है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन? तो ये राज्यसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में, 1977 में, 1970 में, 1972 में। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 1972 में। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो, हाँ, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं कर सकता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर, 1951 की जनगणना पर या फिर 1961 की जनगणना पर। तो वर्तमान समय में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटों का आवंटन किया गया है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक के चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के आधार पर। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये जो सीटें आवंटित होती है ये जनसंख्या के आधार पर होती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, सीधे जनता द्वारा होता है, लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये प्रधानमंत्री के पास है, भारत के उपराष्ट्रपति के पास है, अल्पसंख्यक आयोग को है या फिर भारत के राष्ट्रपति को है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में बताना है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति जो थे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही
क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो ये अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 335 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत या फिर अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 331 के तहत। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? तो किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निम्नांकित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो ये 548 है, 552 है, 540 है या फिर 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो ये 545 है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, संविधान का संशोधन, धन विधेयक, धनेतर विधेयक। तो यहाँ पर लोकसभा से ज़्यादा पावर किस परिस्थिति में राज्यसभा को है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को? तो 6, 12, 2 या 4। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो विशेष महत्व किसका है? संसद के प्रस्ताव का, विधानसभाओं के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का या फिर राज्यसभा के प्रस्ताव का। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व जो है ये किसका है? तो ये है राज्यसभा के प्रस्ताव का। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 547, 552, 543, 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को देखा। इसी प्रकार से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।